जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना के रखा है, जहाँ पे अभी आप बता रहे हैं कि और हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रही हैं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने यहाँ पे 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, वहाँ पे सब स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर सब कुछ स्टेबल है तो यहाँ पे वापस स्टेटहुड वापस क्यों नहीं मिली? जब से इलेक्शन का विगल बजा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को एक सेटबैक लग सकता है यहाँ पे? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से युवा, और हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि युवा जो है वो सड़कों पे है, आए रोज़ डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है युवाओं के ऊपर, लेकिन भाजपा जो है वो चुप है। क्या लगता है कि सेटबैक हो सकता है भाजपा की स्टेट लीडरशिप है, इसको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सियासी लोगों को पहले वो जज कर लेते हैं। नौजवानों के साथ धक्का हुआ है तो लीडरशिप सोई नज़र आई है, जैसे आपने इशारा दिया। और सिमिलरली कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी लीडरशिप इकट्ठी हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने अपना सुधार, अपनी वर्किंग को चेंजेस नहीं लाई और सही तौर पे नौजवानों के फ्यूचर के लिए बात नहीं की, तो इन नौजवानों में से कोई ना कोई खड़ा होगा और अपने अपने इलाके में खड़ा होगा और लोग उनको सपोर्ट करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आएंगे। तो देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, फ्रेम में आपने देख ही लिया होगा कि इस टाइम मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल जी हैं, जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बखूबी जानते हैं कि टीम जम्मू के चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे पूरे मीडिया की बात की जाए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं जो डीलिमिटेशन रिपोर्ट आई है? हालांकि अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रपोज़ल है, लेकिन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, युवा भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी बातों को? देखिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स या अपनी रिकमेंडेशंस में कहूँगा कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं तो या भाजपा से हैं, तो उनको दी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल होंगी अगर कोई है किसी भी पार्टी की तरफ से कि इसमें क्या जो रिकमेंडेशंस हैं सूट करती हैं नहीं करती हैं, उसमें अमेंडमेंट्स चाहिए। तो 14 तक का ऑब्जेक्शन का टाइम है, उसके बाद में ये पब्लिक डोमेन में जाएंगी। जब पब्लिक डोमेन में आएंगी तभी हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर द ऑफिशियल रिकमेंडेशंस ऑफ डिलिमिटेशन। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से, जो कुछ अखबारों में छपा, उस हिसाब से देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है, जो फर्स्ट रिकमेंडेशंस आई थी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन ने 7 में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू खित्ते को रिकमेंड की हैं कि यहाँ पर 6 सीटें और बढ़नी चाहिए, एरिया के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, जोग्राफिकल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ वो तो बहुत बड़ा एक वेलकम और हिस्टोरिक स्टेप था, जिसके लिए जम्मू रीजन में बाय एंड लार्ज सेलिब्रेशंस और लोग जुबलिएंट थे। लेकिन साथ में ही लोगों में अब, जबकि सेकंड उसमें आया है, जो देखने को मिल रहा है कि आप लोगों ने बात की थी सीटें बढ़ाने की, लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं कही कि आप ये सीट कम कर दीजिए या असेंबली सेगमेंट के मैप से निकाल दीजिए और दूसरी तरफ सीट दीजिए। लोगों की ये मंशा और ये उम्मीदें थी, ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आप जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जो असेंबली सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो या उनको और एरिया के हिसाब से उनको आप रीअलाइन कीजिए, यानी कि जहाँ जो बहुत कम पॉपुलेशन में है उसके साथ उसका एरिया जोड़िए ताकि बैलेंस हो जाए। पर जो ये रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जैसे मान लीजिए जम्मू की बात करें तो रैपर दमाना असेंबली हल्का वो आपने निकाल ही दिया और मैप से ही निकाल दिया, आधा आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ दिया, आधा दूसरी में जोड़ दिया, वहाँ पे बहुत रोष है। आप अखनूर की बात कीजिए तो वहाँ पे अखनूर सेगमेंट के 2 ब्लॉक्स को, जिनका सिर पैर ही नहीं मिलता है, उनको खोड़ असेंबली हल्के में डाल दिया। तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें निराशा भी है और रिजेंटमेंट भी है, और वो ये चाहते थे कि रीअलाइनमेंट हो, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बराबरी हो, ना कि आप असेंबली को ही गायब कर दीजिए। उससे भी बड़ा स्टार्टलिंग, बड़ा शॉकिंग एग्जांपल सुचेतगढ़ असेंबली हल्के का है, जो कि 1996 में तो बनाई गई है, यानी कि कुछ साल पहले ही वो बनाई गई, और आज आप उसको जो है अपने असेंबली हल्के के मैप से ही गायब कर रहे हैं। तो ये रोष तो ऑब्वियसली रहेगा, और मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन
के जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस फाइल करनी है उनको वोसिफोरसली और स्ट्रांगली ये बात करनी पड़ेगी। अगर हम जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं कि ये असेंबली हल्का जो है हमने आपको इसको गायब करने की बात नहीं कही थी, बल्कि इसको रीलाइन करने की बात की थी। इसको आपको फिर से देना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि असेंबली फलाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा, आप उसको रीलाइन कीजिए, ना कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। और दूसरी बात आपने कही है यूथ की, तो देखिए चूँकि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से पहले गवर्नर रूल रहा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी ही पॉलिसी मेकिंग में है। तो हम ब्यूरोक्रेसी से वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट से कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट में जो कोई भी जीत के आता है वो आम लोगों के साथ जुड़ा होता है, उसको ग्रास रूट की इन्फॉर्मेशन होती है, नौजवानों का, लोगों का दुख दर्द मालूम होता है, वो उसी हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अगस्त असेंबली में। जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो जो बाबूडम है वो घर से दफ्तर और दफ्तर का काम और एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स उन्होंने पढ़ी है उसी लिहाज से वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके कारण जो गैप था लोगों का और सरकार का वो दिन ब दिन बढ़ता गया, और जिसके कारण कुछ ऐसे फैसले लिए गए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जैसे JKSSB और JK पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रद्द करके वापस ले लिया गया। 2019 से जो पोस्टें रिकमेंड की गई थी उसमें हज़ारों लाखों लोगों ने जो था नौजवानों ने अप्लाई किया था, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के थे, चाहे वो SSRB में नॉन गेस्टेड पोस्ट थी और PSC में गेस्टेड रैंक पोस्ट थी। तो आज उनमें से कई हज़ारों लोग जो है वो ओवर एज हो चुके हैं। अब जिसने आज से 3 साल पहले अप्लाई किया उसमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे नौजवान होंगे जिनकी लास्ट या सेकंड लास्ट चांस होगा। आज उनका लास्ट और सेकंड लास्ट चांस वाले तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए, और वो सभी बड़े अच्छे और फाइनेंशियली साउंड घरों से नहीं आते होंगे। बहुत मेहनत मुशक्क़त कईयों के माता पिताओं ने की होगी, कहीं खुद पार्ट टाइम जॉब करके ट्यूशन पढ़ा के जो है वो इसके लिए तैयारी कर रहे थे कब हमारी नौकरी लगेगी। ये सारे जो इश्यूज़ है ये लोगों को, नौजवानों को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा आप NHM एम्प्लॉयज़ की बात कर लीजिए, आपने कोविड में उनसे जितना काम लिया, और जब लोग हॉस्पिटल्स का नाम सुन के डरते थे, जो उस समय पे NHM एम्प्लॉयज़ ने, पैरामेडिकल एम्प्लॉयज़ ने इतना काम किया, आज वो देखिए कहाँ पर खड़े हैं। आज डेली रेटेड वर्कर्स जो जब बेचारों ने ज्वाइन किया तो तब शायद यंग थे, आज वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट एज के आगे पीछे घूम रहे हैं। उनको आज भी नहीं मालूम है कि उनका भविष्य, उनका फ्यूचर, उनका ये जो फ्यूचर है वो कहाँ जाकर रुकेगा, क्या वो जाते जाते रिटायरमेंट से पहले पक्के होंगे कि नहीं होंगे। आज आप एस्पिरेंट्स फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस, J&K पुलिस और इंडियन आर्मी जो एस्पिरेंट्स है हमारे बॉर्डर के, कंडी के, हिली एरियाज़ के, आज वो कहीं ना कहीं सड़कों पे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि जब डेमोक्रेटिक सेटअप इतने सालों आपका वो वैक्यूम जो है और दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो भी गलतियाँ या गलत रिकमेंडेशंस हुई हैं उनको आप सुधारिए, उनको ठीक करिए और जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शंस करवाइए। जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मैं समझता हूँ कि तब एक मेजॉरिटी उस पर अच्छे फैसले होंगे और यूथ भी अब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज़ ये अनरेस्ट जो है पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, ये रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं, रादर ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। बराबर जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, जब हम लोगों से पूछते हैं, लोग ये कहते हैं कि जो IAS अफसर है या KS अफसर है, उसको जो सीटिंग करनी है घर के अंदर, जब वो तैयार होता है पेपर के लिए, वो कम से कम भी 18 से 20 घंटे अंदर सीटिंग करता है। उसको क्या पता है कि एक बच्चे का क्या दर्द है जो बाहर घूम रहा है, जो सड़कों पे घूम रहा है, उसको क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ अपने एक किताबों में खोया है। इसका मतलब, लोगों का ये कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो टोटल हावी हो चुकी है, उनको लोगों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ, जैसे आपने भी कहा कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, उनको कोई वास्ता नहीं है। तभी जो है इन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि GAD की जितनी भी पोस्टें थी वो सारी जो है वो विड्रॉ कर दी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का काम करने का तरीका डिफरेंट है और एक सेट पैटर्न होता है। उन्होंने बिटवीन द बुक्स जो रूल्स है उसमें जो किया है, वेयर एज जब आप एक पॉलिटिकल सेटअप की बात करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, दे आर द लॉ मेकर्स।
जो ब्यूरोक्रेसी है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, दे आर द लॉ मेकर्स, जिन्होंने कानून बनाने हैं। और कानून बनाने वाला जो है जब आम लोगों से चुन के ग्रास रूट लेवल से उठ के आता है तो उसको पता है लोगों की दुख दर्द क्या है। वो किसी भी कानून में तरमीम भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और नए कानून भी पारित कर सकते हैं। वेयर एज जो अभी की डिस्पेंसेशन है वो अभी तक के जो नॉर्म्स हैं, जो लेड डाउन लॉज हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि नए लॉज जो है बनाएंगे अनटिल अनलेस। जैसे अब केंद्र शासित सुपरविजन में जम्मू कश्मीर यूटी है तो या तो एमएचए से जो डायरेक्शंस आएंगी तब बनेंगे, तो अदरवाइज़ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने जो नए कानून या जिसमें नई तरमीम आती है वो पीपल फ्रेंडली आते हैं। उनको पता है कि ग्रास रूट पे गांव देहातों में क्या दिक्कत आ रही है और किस तरह उन दिक्कतों का, उन परेशानियों का हल करके लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, और उसका कारण भी यही है कि पिछले कई सालों से जो डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे पूरे देश में है, जैसे आज आप देख रहे हैं यूपी में इलेक्शन हो रही है, गोवा में हो रही है, पंजाब में जो है शुरू हो गई है। क्यों हो रही है? कितनी पार्टिसिपेशन है लोगों की, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन लोग बढ़ चढ़ कर मैं समझता हूँ कि इस त्यौहार में, इस पर्व में हिस्सा लेते हैं ताकि हमारी खुद की चुनी हुई सरकार हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कारण है जिसके कारण अनरेस्ट बढ़ रही है। तो क्या ज़ोरावर जी, आपको ये नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना के रखा है, जहाँ पे अभी आप बता रहे हैं कि और हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रही हैं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने यहाँ पे 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, वहाँ पे सब स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर सब कुछ स्टेबल है तो यहाँ पे वापस स्टेटहुड वापस क्यों नहीं मिल रही? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब भी कोई राजनीति में होगा तो इलेक्शंस का वो दौर होता है जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप दावे ये होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को हटाया गया, तो हमने भी वेलकम किया। उसका रीज़न ये था कि 370 के टूटने पे, 35A के ख़त्म होने पे कम से कम जम्मू के साथ इम्तियाज़ नहीं होगा और जस्टिफिकेशन होगी, इक्वल एलोकेशन ऑफ फंड्स होंगे, जितना कश्मीर में जाएगा इतना जम्मू में आएगा। और सबसे बड़ी बात कि मिलिटेंसी, टेररिज्म यहाँ पर जो है, जिसने पिछले 30-35 साल से यहाँ पर जो अमन अमान था वो उसमें खलल डाली है, कम से कम वो रुक जाएगा और हमारा नौजवान जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर में पढ़ेगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर में काम करेगा। तो अब जबकि इलेक्शंस आ रही हैं तो बाकी स्टेट्स में नो डाउट, चाहे वो एक पार्टी हो दूसरी पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हमें उसमें भी कोई उसमें चिंता की बात नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन इश्यूज़ को लेके आप दूसरे राज्यों में जा रहे हो, कम से कम उस राज्य के लोग जो कि राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जिन्होंने 35 साल मिलिटेंसी के आगे झुके नहीं, अपने घरों से कुर्बानियाँ दी, चाहे वो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, इंडियन आर्मी में थे, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, आए दिन आप देख रहे हैं कि देश की खातिर शहादतें वो दे रहे हैं। हमें फ़ख्र है, हम गौरव महसूस करते हैं। लेकिन क्या आने वाली फ्यूचर, जो आने वाली नस्ल, जो आने वाला हमारा भविष्य है, उसके सेफगार्ड के लिए कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या अभी तक इंतज़ाम किए? वादे एक से एक बढ़कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक वो जो वादे हमें दिखाए गए हैं तो उसमें बड़े कम क्षेत्र में हमें लग रहा है, बड़े कम सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में हमें लग रहा है कि उसमें कोई काम उस तरफ किया जा रहा है। सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन अभी उसको कहेंगे पूरी तरह से अगर हम बात करें, जैसे हम रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, वो चाहिए, वो हमारा हक है। चाहे आप इलेक्शन से पहले दीजिए, चाहे इलेक्शन के बाद दीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम उन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि जहाँ पे हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है आए, ताकि वो जो हमारा नौजवान है, चाहे हमारा एजुकेशनल सेक्टर है, हमारा डेवलपमेंट का सेक्टर है, उसमें एक जो कहते हैं ना, आम आदमी की सुपरविज़न तभी हो सकती है जब इलेक्टेड नुमाइंदा होगा। ज़ोरावर जी, क्या आपको क्या लगता है कि जब से इलेक्शन का विगल बजा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को एक सेटबैक लग सकता है यहाँ पे? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से युवा, और हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि युवा जो है वो सड़कों पे है, आए रोज़ डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है युवाओं के ऊपर, लेकिन भाजपा जो है वो चुप है।
क्या लगता है कि सेटबैक हो सकता है भाजपा को? मुझे लगता है कि जो भाजपा की स्टेट लीडरशिप है इसको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सियासी लोगों को पहले वो जज कर लेते हैं कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। और अगर पिछले 1-1.5 साल से हम बात करें तो भाजपा, क्योंकि भाजपा पे लोगों की ज़्यादा उम्मीदें इस कारण भी है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उसका उनको कंट्रोल या उनकी सुपरविजन जो है वो केंद्र ही कर रहा है। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप पिछले असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो पहली बार एक ऐतिहासिक मोड़ जम्मू रीजन ने लिया और एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को दिया, जिसके कारण फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भाजपा ने साझा सरकार में अपनी शमूलियत की। और इसी कारण नौजवानों को, और वो कैसे हुई, क्योंकि जम्मू खित्ते के नौजवान ने, जम्मू खित्ते की नारी शक्ति ने, बुज़ुर्गों ने एम ब्लॉक वोट जो है भाजपा को दिया, क्योंकि भाजपा ने ये उस समय भी बिगुल बजाया कि हम ही पार्टी हैं कि जो यहाँ से इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है ख़त्म कर सकते हैं, मिलिटेंसी को कमर तोड़ के यहाँ से जड़ से उखाड़ सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, नौकरियाँ देने की बात कर सकते हैं। तो नौजवानों ने वोट किया। आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस आती है और इलेक्शन से पहले भाजपा इन चीज़ों का संज्ञान लेके इसमें दुरुस्ती नहीं लाती है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी को होगा जिसने सबसे ज़्यादा दावे किए हैं। और रही बात दूसरी पार्टियों की, तो नौजवान उनको भी देख रहा है कि क्या वो, अगर एक ने गलती की है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नौजवानों के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, या सिर्फ खड़े होके भाषणबाजी हो रही है, या कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर पड़े और कोई ना कोई हल निकले। ये सारी चीज़ें जो है ये एक ही तरफ दर्शा रही है कि अगर इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ये जो डिलिमिटेशंस की जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ही ख़त्म कर दिया, इसमें रिकंसिडर होना चाहिए। नौजवानों की नौकरियों की बात जैसे हमने की वो होनी चाहिए। जो पीएससी और एसएसआरबी से और जीएडी की वो सब ख़त्म कर दिया, उसको जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वोट डालने वाले भी इसी खित्ते के हैं जिन्होंने पहले भी वोट डाला। तो ऑब्वियसली जब वो नाराज़ रहेंगे तो फिर आप खुद ही जो सियासी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे इलेक्शंस में। बिल्कुल ज़रावर जी, एक आखिरी सवाल रहेगा और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आप टीम जम्मू से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स, कश्मीर में कुछ भी होता है नौजवानों के साथ वो ट्वीट करके एहतजाज जताते हैं। लेकिन हाल ही में आपने भी देखा होगा बॉर्डर बटालियंस के एस्पायरेंट्स, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। इवन के गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी कोई ट्वीट नहीं आया कि बच्चों के साथ जो है वो इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। तो कितना ज़रूरी हो गया है कि जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा जो है वो मिलना ज़रूरी हो चुका है। हमने डे वन से कहा कि अगर जम्मू रीजन, जम्मू खित्ते को, जो कि एक गुलदस्ता है, अपने आप में एक रोल मॉडल है कि जहाँ पे हर धर्म, हर फ़िरका, हर समुदाय के लोग बड़े प्यार, अमन अमान से रहते हैं। अगर जम्मू खित्ते के साथ इंसाफ करना है तो उसको पॉलिटिकली एम्पावर करना पड़ेगा, यानी कि असेंबली सीट्स एट पार विद कश्मीर, और जिसमें एक पहल हमें दिखी है कि 7 में से 6 सीटें जम्मू रीजन को मिली, और साथ में इक्विटेबल डेवलपमेंट फंड्स, इक्विटेबल दीज जॉब्स, जो कोटा है उसकी बात करें और एकेडमिक्स की बात करें, तो अगर वो दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ही साथ, एक ही स्टेट रहे। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, कि फिर हमें यही गुहार लगाने पड़ेगी कि हमारा जम्मू खित्ता, जो कि हमारा लखनपुर से लेके पुंछ और बनी बसोली से लेके बनिहाल तक, रामबन, डोडा तक जाता है, ये सारा एक सेपरेट स्टेट बननी चाहिए। और रही बात जैसे कि जम्मू में जब कभी भी इस तरह के इम्तियाज़ हुए हैं, जम्मू के नौजवानों के साथ धक्का हुआ है, तो लीडरशिप सोई नज़र आई है, जैसे आपने इशारा दिया। और सिमिलरली कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी लीडरशिप इकट्ठी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से 10-20 साल की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत अंतर आ चुका है। अब नौजवान वेट नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि डीडीसी चुनावों में
कितने इंडिपेंडेंट आप देख लीजिए, चाहे कश्मीर में, जम्मू रीजन में कितने इंडिपेंडेंट जीत के आए, उसके बाद में कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन की। आज अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने अपना सुधार, अपनी वर्किंग को चेंजेस नहीं लाई और सही तौर पे इन नौजवानों के फ्यूचर के लिए बात नहीं की, तो इन नौजवानों में से कोई ना कोई खड़ा होगा और अपने अपने इलाके में खड़ा होगा और लोग उनको सपोर्ट करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट एमएलएस जीत के आएंगे। फिर क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करनी है कि आप अपने मंशूर में, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हो, 5 साल गुजर जाते हैं, उनमें से 10% भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप कब तक यूथ को वर्गलाओगे? या तो अपनी वर्किंग को मेंड कीजिए और यूथ ओरिएंटेड, पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ ना सिर्फ लेके आएंगे बल्कि इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं तो या तो सेपरेट स्टेट और या फिर यूथ अपनी तकदीर का फैसला खुद करेगा इलेक्शंस में खड़ा होकर और लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने बखूबी सुना, कहीं ना कहीं इशारा जो है वो साफ़ है, या तो जम्मू को जो है वो अलग स्टेट का दर्जा देना चाहिए, या फिर यूथ जो है अब जाग चुका है और हम देख भी रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जितनी भी नेशनल और जितनी भी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका सफाया हो जाए। और जिस तरह से डीडीसी में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत के आए और उसके बाद जाके जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन की हैं, तो ऐसा ना हो जो एमएलए इलेक्शंस हों वो यूथ जो है वो जीते और उसके बाद जो है ना भाजपा मिले, ना कांग्रेस मिले, ना पीडीपी और ना ही एनसी। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।